सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिलती ज़रूर है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या आज आप लोगों के लिए फिर वही सीरीज आगे बढ़ाऊंगी। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे पहले वीडियो में देखा होगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए उस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण तो पहले भी आपको पता चल चुका था, बट इसमें हम आपको कुछ वही गोलीय दर्पण रिपीट करके वो कितने प्रकार के होते हैं उनकी परिभाषा दे के आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए सबसे पहले देख लीजिए गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसका उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलाई कर दी जाए। देखिए, मान लीजिए ये कोई खोखला गोला है, ठीक है। यदि इसको इतना काटा जाए, काट लिया, अब काट के जैसे ये इधर आएगा, अगर हम इसको ऐसे खड़ा करते हैं, क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। अभी ऐसे इसको खड़ा कर लिया। यदि आप इस तरफ कलाई करते हैं, एक बार इस तरफ कलाई किया, अब ये सतह बाकी रह गई, अब एक बार इस तरफ कलाई कर दिया तो ये सतह बाकी रह गई। इसी के लिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वही यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलाई करती जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। प्राप्त हो गए दोस्तों हम लोग को एक उत्तल एक अवतल, उत्तल अवतल प्राप्त हो गए ना। तो आप देखिए, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसकी जो परावर्तक सतह होगी वो क्या होगी, गोली होगी। अब देखिए, परावर्तक सतह क्या होती है, तो जहाँ से किरणें टकरा के वापस आ जाती हैं उसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं, या फिर जहाँ से जिससे भी किरणें टकरा के परावर्तित हो जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। तो आप इसमें देखिए, जब अब भाई अगर ऐसे किरण आएगी तो ऐसे टकरा के जाएगी, तो परावर्तक सतह क्या है, यही तो है ना, ये इधर वाला भाग परावर्तक सतह है। तो इधर वाला, तो देखिए इसकी जो परावर्तक सतह है वो गोली है ना, कुछ इस प्रकार की है, ये इस प्रकार की, तो गोली तो है। तो जिसका भी परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोली होता है, उसको भी हम लोग गोलीय दर्पण कह सकते हैं। तो इसी के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहला तो अवतल कॉनकेव मिरर, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं ना, तो कह रहा है वह गोलीय दर्पण। देखिए जैसे हमने यहाँ पे अभी दो गोलीय दर्पण बना, एक ये, जिस जिस भी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ, देखिए पहले एक गोलीय दर्पण बना लीजिए, अगर परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ होगा तो वह अवतल दर्पण होगा। धंसा या फिर दबा हुआ होगा, क्या होगा, दबा हुआ होगा, तो वह, अगर मान लीजिए इधर कलाई कर दिए, कर दिया, तो यानी ये देखिए ये ऐसे दबा हुआ है ना, तो ये कौन सा हो गया, अवतल हो गया। यदि इधर कलाई किए होते ये बचता तो ये उभरा हुआ हो जाता, तो इसको दूसरा दर्पण नाम दे देते। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो। देखिए जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया है उसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबी हुई है, बिल्कुल है, दबी हुई होती है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ध्यान रहे कि गोलीय दर्पण, मान लीजिए ये ऐसे गोलीय दर्पण है, अगर परावर्तक यहाँ से होगा, यहाँ से, अगर मान लीजिए ये ऐसे गोली है ना, तो अगर परावर्तन यहाँ से हुआ, भाई इसका दबा हुए भाग से परिवर्तन हो रहा है, तो अवतल दर्पण। अगर परावर्तन इधर से हुआ तो उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अवतल दर्पण समझ गए आप। ये देखिए ये दर्पण है, ये इधर कलाई कर दिए हैं, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ये किरण आई टकरा के लौट गई, आपको दिख रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो। देखिए, वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। देख लीजिए, गोली है और ये दबा हुआ भाग है और ये उभरा हुआ भाग है, तो परावर्तन कहाँ से हो रहा है, देखिए आपको उभरे हुए पृष्ठ से हो रहा है ना, तो ये कैसा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो देखिए फिर से बता दे रहे हैं, अवतल दर्पण उसे आप कहेंगे, या फिर कॉनकेव मिरर आप उसे कहेंगे जिसमें परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होगा। किससे होगा, दबे हुए पृष्ठ से जब परावर्तन होगा तो दोस्तों अवतल दर्पण, और जब उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन होगा तो उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए अभी तक तो हम लोगों ने उत्तल और अवतल को समझा, अब हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं।
देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहला दर्पण का ध्रुव। क्या दोस्तों? दर्पण का ध्रुव। तो चलिए देखिए, हम दर्पण का ध्रुव आपको बता देते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए, कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ। देखिए, अब भाई गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। यहाँ गोलीय दर्पण बोला, ये मतलब पर्सनल कोई उत्तल और अवतल तो नाम नहीं लिए, गोलीय बोला यानी दोनों दर्पण। तो देखिए, एक का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ और जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा होगा वो अवतल, जिसका परावर्तक उभरा होगा वो उत्तल। इतना हो गया। अब इसके मध्य बिंदु, यहाँ से यहाँ तक जो परावर्तक पृष्ठ है इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं, इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है। बस इसी को ध्रुव कहते हैं। कह रहा है ना कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु। तो देखिए, यही तो थी हमारी परावर्तक पृष्ठ। तो इसी के मध्य बिंदु को, परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा वही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ गए? देखिए, जैसे यहाँ पे कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। देखिए, इसका मध्य बिंदु ये रहा, इसका मध्य बिंदु ये रहा ना। तो अब इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। यही दर्पण का ध्रुव है। पोल ऑफ मिरर यही है, दिख रहा है आपको? यही है दोस्तों। इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? P से। ठीक है, तो ध्यान रहेगा अब कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम लोग क्या नाम देते हैं? ध्रुव देते हैं। केवल परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या नाम देंगे हम लोग? ध्रुव देंगे। देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, ये उत्तल में है, ये अवतल में। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। अगली है हमारी वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए इसे भी देख लेते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। कह रहा है दोस्तों, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते। तो आइए अब आपको हम दिखा देते हैं कैसे, थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। इसी पे देखिए, गोली जो हमारा, मान लीजिए ये दर्पण था ना, ये किसी गोले से हमने जरूर काटा होगा। हाँ भाई, काटा है। तो उसी गोले की, मान लीजिए इस गोले से मैंने इसको काटा था। ठीक है, अब इसी गोले का जो केंद्र होगा, यही तो केंद्र है, यही उसका भी वक्रता केंद्र होगा। यही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक और गोला ले लिया। अब इससे मान लीजिए एक और गोली दर्पण काटा। अब जो भी केंद्र होता है वही वक्रता केंद्र कहलाता है, और जो इसकी त्रिज्या होती है वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। समझ गए? फिर से देखिए, हम आपको बता देते हैं कि गोलीय दर्पण जिस भी गोले का भाग होता है, अगर देखिए मानिए अगर ये है तो ये किसी गोले से जरूर काटा गया है। तो मान लीजिए इस गोले से काटा गया। किससे काटा गया है? इस गोले से। तो इसका केंद्र कहाँ है? ये यहाँ पे है। तो यही वक्रता केंद्र है। क्या है? यही वक्रता केंद्र है। और यही जो यहाँ से व्यास से जो आधी होती है वो क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो जो इसकी त्रिज्या होगी वही इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। चलिए आइए फिर से एक बार देखते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। देखिए, यहाँ पे मैंने गोला बनाया है, केवल इतना ही हमारा दर्पण है, बस केवल इतना। बाकी हमारा ये गोला मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है कि मैंने इसी से काटा है इसे। तो देखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। केंद्र है, सॉरी दोस्तों, केंद्र है। तो देखिए, अब मैंने ये आपको गोला दिखा दिया, इतना मैंने दर्पण काट लिया। तो जो इसका केंद्र होगा वही इस दर्पण की वक्रता केंद्र हो जाएगा, और जो इसका केंद्र होगा वही इसकी वक्रता केंद्र हो जाएगी। समझ गए होंगे? ये अवतल में था, ये उत्तल में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी तक मैंने आप लोगों को वक्रता केंद्र बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गोलीय दर्पण होगा वो जिस भी वृत्त से जिस भी गोले से काटा गया होगा उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र होगा। इसी प्रकार वक्रता त्रिज्या भी है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, उसी गोले की, मतलब जिस भी गोले से आप काटे हैं उन दर्पणों को, उसी गोले की जो त्रिज्या होगी वही वक्रता त्रिज्या, बस त्रिज्या ही है लेकिन यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कहेंगे। आइए फिगर्स में समझते हैं। ये देखिए,
दिख रहा है आपको कि देखिए ये पूरा गोला है, मैंने इतना मेरा ये दर्पण है, इतना मेरा ये दर्पण है। मैंने आपको दिखाया है कि ये इसी गोले से क्या किया गया, ऐसे काटा गया। ऐसे इसमें भी दिखाया, ये देखिए डैश डैश करके। अब देखिए जो यहाँ मध्य बिंदु था वो क्या है, जो गोलक का केंद्र होगा वही दर्पण का वक्रता केंद्र होगा, जो गोले का केंद्र होगा वही दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। बट जो त्रिज्या होगी गोले की वही वक्रता त्रिज्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि परिधि से केंद्र तक की दूरी ही क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। भाई ये हमारी परिधि है ये, और ये हमारा केंद्र है, इसके तक की दूरी ही क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या। तो अब परिधि से केंद्र तक की दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, किस में, दर्पण में कहलाएगी। किस में कहलाएगी, दर्पण में। तो देख लिया, यहाँ केंद्र था तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाने लगती है। जैसे देख लिया, ये यहाँ पे एक गोला है, ये इसका केंद्र है केंद्र। तो अब परिधि से केंद्र की दूरी यानी यही त्रिज्या होती है। तो देखिए ना, ये वृत्त में भी यहाँ से यहाँ यही तक है, तो दोस्तों यही हमारी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ये अवतल में, ये उत्तल में। चलिए अगली परिभाषा हमारी नॉर्मल अभिलंब है। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। कह रहा है गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, देखिए समझिए, ऐसे मान लिए कोई दर्पण है, अब कोई नहीं, अब ये अवतल दर्पण हो गया। कह रहा है गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा। देखिए हमारा मान लेते हैं हम लोग वक्रता केंद्र यहाँ है, वक्रता केंद्र को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु से, देखिए पूरा मेरा गोलीय दर्पण, इसके चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी बिंदु से, यहाँ से मैंने ले लिया, यहाँ से जो रेखा है जो वक्रता केंद्र को मिलाती है वही अभिलंब कहलाती है। फिर से देख लिया परिभाषा, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से, देखिए गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। देख लिया, किसी भी बिंदु से, चाहे जहाँ से। फिर गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर क्या होती है, अभिलंब होती है। तो मैंने आपको दिखा, इस गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु से रेखा आप लीजिए और किससे मिला दीजिए, वक्रता केंद्र से, तो वो क्या हो जाएगी, अभिलंब हो जाएगी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष होती है। ये तो समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। पहले थोड़ा सा यहाँ पे ध्रुव लिख देते हैं, पी, पोल, ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र था और ये गोलीय दर्पण की ध्रुव था। इसी को जो रेखा सीधे मिला रही होगी वही मुख्य अक्ष होगी। तो ये गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, ये ध्रुव, देखिए ये रेखा मिला रही है, ये मुख्य अक्ष कहला गई। इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए कि ये गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र था, ये गोलीय दर्पण का ध्रुव था, और जो सीधी रेखा मिलाएगी वही हमारी मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो ध्यान रहे कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पे देखिए ये कोई गोलीय दर्पण है, ये इसका यहाँ पे ध्रुव है, ये रेखा मान लेते। अभी अगर ऐसे सी रखते तो जो मैंने रेखा खींची ना, यही हमारी मुख्य अक्ष कहलाती। ठीक है, कि जो देखिए अब यही रेखा तो सी को और पी को मिला रही है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए अब आगे हम लोग समझ लेते हैं दर्पण का द्वारक। देखिए अपर्चर ऑफ मिरर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, कैसे, अब इसे भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए कैसे, तो ये कोई गोलीय दर्पण है, अब कौन सा हो गया, अवतल हो गया, क्योंकि भाई इसकी परावर्तक सतह क्या हुई है, दबी हुई है। तो देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, यही तो है ना इतना परावर्तक पृष्ठ, हाँ। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, ये देखिए यही तो है इसका व्यास ना, हाँ। व्यास किसे कहते हैं आप जानते हैं, तो देखिए परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा,
और वो भी केंद्र से होके गुजरे। तो वृत्त में तो इसी को हम लोग व्यास कहते हैं। ये देखिए, परिधों को परिधि से मिलाए और केंद्र से होके गुजर रही है। ये ऐसे भी हो सकती है भाई, परिधि से परिधि को मिलाए, साथ ही साथ केंद्र से गुजर, तो कुछ भी हो सकती है। और इसमें क्या होगा कि जो जो परावर्तक पृष्ठ का जो यहाँ से यहाँ तक, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इस कोने से इस कोने तक जो दूरी होती है उसी को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर। तो फिर समझ लीजिए कि किसी भी गोलीय दर्पण, मतलब दो होते ही हैं, उत्तल और अवतल, तो इनके परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। समझ गए होंगे। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास, ये गोलीय दर्पण है हमारा, इसके परावर्तक पृष्ठ केवल इतना ही है, इतना है। इसी के व्यास को हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही हमारी क्या कहलाती है? दर्पण का अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। इधर है हमारा। इसके बाद आएगा दोस्तों मुख्य फोकस। क्या आएगा? मुख्य फोकस। अगर दर्पण के परिभाषा, मतलब गोलीय दर्पण के परिभाषा में यदि कोई कठिन है तो यही मुख्य फोकस। तो चलिए पहले इसे समझ लेते हैं, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है, कोशिश करेंगे, आएगा। चलिए, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे इस कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए, कह रहा है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए, समांतर ऐसे, इसी को समांतर कहते हैं ना, तो इसके समांतर रेखा खींचे। समांतर, मान लीजिए एक किरण और समांतर, सब समांतर ही तो है ना। जो किरणें जाएगी और ये मान लीजिए परावर्तित हुई, ये परावर्तन के पश्चात मान लीजिए सभी किरणें यहीं पे मिली, तो यही हमारा फोकस है, यही हमारा फोकस है। क्योंकि भाई परिभाषा हमारी क्या थी कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए, हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर मैंने सारी किरणों को भेजा और सभी किरणें परावर्तन के पश्चात यहीं पे आके मिली, तो यही हमारा फोकस होगा। क्योंकि भाई परिभाषा हमारी क्या है? गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात, अब देखिए टकरा के परावर्तित हुई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष है, इसके जिस बिंदु पे मिलेंगी वही हमारा दर्पण का फोकस होगा या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी। क्योंकि उत्तल में हमारा जो उत्तल में जो हमारा मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, इसलिए मिलती हुई प्रतीत होती है, उसमें मिलती हुई दिखाई नहीं देती, हम लोग को मानना पड़ता है कि मिल जाएंगी। तो आपको इसमें दिख रहा होगा। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आप 2-4 किरणें और भी भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु पे मिलेंगी वही हमारा फोकस कहलाता है। तो देखिए, ये हमारा मुख्य अक्ष था, ये इसके समांतर मैंने किरणें भेजी थी, परावर्तन के पश्चात सब यहीं पे मिल गई, तो यही हमारा फोकस हो गया। अब उत्तल में भी देख लेते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण, मान लीजिए इधर इस पृष्ठ पे क्या हुई है? कलई हुई है। तो देखिए, ये हमारा ध्रुव है, इसका वक्रता केंद्र अंदर होगा, क्योंकि इसका अगर गोला कंप्लीट करेंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा ना। हाँ, तो इसकी जो रेखा ध्रुव और जो वक्रता केंद्र को मिलाएगी वो हमारी मुख्य अक्ष होगी। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलनी चाहिए, तो ये पूरी मुख्य अक्ष है। तो देखिए, ये गई किरण, ये गई, ये गई। अब आपके मन में आ रहा होगा इधर से कहाँ नहीं भेज दी? अरे भाई,
इस पृष्ठ पे कलाई हुई है, ये हमें दिख नहीं रहा है, दिख तो हमें केवल ये रहा है, तो इसी पे तो किरणें आएंगी, इधर कहाँ से आएंगी, इधर तो कलाई कर रखा है हम। अगर मान लीजिए कोई दर्पण है ऐसे, अगर ये परावर्तक पृष्ठ है तो आप इधर से किरणें भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि ये पृष्ठ दबा हुआ है और साथ ही साथ इस पर कलाई भी हुई है, तो आप किरणें आएंगी ही नहीं। तो हम किरणें इस पे भेजेंगे, किसे भेजेंगे, इस पे, तो मैंने यहाँ पे भेज दिया। अब देखिए ये सब ऐसे लौट जाएंगी टकरा के, क्या आप शीशे को तोड़ के उसके अंदर घुस जाएंगे, ऐसा तो नहीं करने वाली। हाँ, बट एक काम जरूर होगा कि यदि इसको हम लोग ऐसे 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 खुद ड्रा कर लें, तो देखिए यहीं पे मिलती हुई प्रतीत हो रही, तो यही फोकस हो जाएगा उत्तल दर्पण में। समझ आया कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये मेरा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष क्यों है, क्योंकि ये पी और सी को मिलाने वाली रेखा है, इसीलिए इसको मुख्य अक्ष कहा जा रहा है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं निकलेंगी परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, देखिए यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वही हमारा फोकस या फिर मुख्य फोकस कहलाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे मुख्य फोकस। चलिए फिर समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं पे मैंने ये फिगर बना रखा है, ये देखिए सभी किरणें आई परावर्तन के पश्चात यहाँ पे मिल रही तो ये फोकस दे दिया, और सभी किरणें आई परावर्तन के पश्चात यहाँ मिल रही तो ये फोकस दे दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फोकस दूरी की। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये तो और भी सिंपल हो गया, अगर यहाँ पे हमारी फोकस है और यहाँ पे ध्रुव है तो इसके और इसके बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार इसमें भाई फोकस अंदर चला जाएगा, हम जानते हैं, तो ये फोकस ये ध्रुव, इसी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये गोलीय दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है, इसी के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसी प्रकार अवतल में भी और उत्तल में भी। समझ गए होंगे। चलिए एक चीज अभी हमारा छूटा है, वो है फोकस तल। ये देखिए ये हमारा भी बचा है। इसके बाद दोस्तों गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं नहीं है। चलिए पहले देख लेते हैं फोकस तल। वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। देखिए ये मुख्य फोकस है, जो मुख्य फोकस से गुजरता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। देखिए अब देखिए ध्रुव और केंद्र वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष। तो देखिए और यहाँ पे लिख रहा है कि वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है। देखिए मुख्य फोकस से गुजर रहा है और मुख्य अक्ष के लंबवत है ना, हाँ लंबवत है, ये हमारी मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत है। इधर देखेंगे तो ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत है ना, तो यही हमारा फोकस तल है। क्या है, यही हमारा फोकस है। इसी प्रकार इस दर्पण में ये हमारा फोकस है, देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष है। फोकस से गुजरने वाली वह सीधी रेखा जो मुख्य अक्ष के क्या होती हो, लंबवत होती हो, फोकस का तल कहलाता है। समझ गए कि देख लीजिए ये मुख्य अक्ष के लंबवत है, अब फोकस से गुजर रही है, इसलिए क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को गोलीय दर्पण से संबंधित प्रश्नों को समझ आ गया होगा। तो फिलहाल अभी के लिए तो बाय, हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। वंदे मातरम, नमस्कार, थैंक्स।